नमस्कार, स्वागत आप सभी का हमारे इस एक बार से खास कार्यक्रम शब्दोत्सव में। शब्दोत्सव में हम अक्सर उन मुद्दों को उठाते हैं जो कि आमतौर पर राष्ट्रीय स्तर पर एक तरह से कहें कि बहस का विषय होते हैं। इस देश में वैसे भी पिछले कुछ समय से देखा जाए तो अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर एक बड़ी बहस रही है कि अभिव्यक्ति की आजादी जो कि संविधान में कही गई है उसका मूल स्वरूप क्या है, लेकिन अभिव्यक्ति की आजादी का कितना दुरुपयोग और कितना उसके बारे में अपनी तरफ से डिस्टॉर्टेड वर्जन भी दिया जाता रहा है, इसने भी एक तरह का स्पेस को लिया है। आखिरकार ये बात भी कही जाती है कि पिछले तकरीबन 6 सालों से 2014 के बाद से इस डिबेट ने एक अलग तरह का रंग लिया कि अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर कुछ टारगेट लोग ऑडियंस को, टारगेट सेगमेंट को, टारगेट पॉलिटिकल पार्टीज को आखिरकार चुना जाता था और उसके खिलाफ इस तरह की चीजें करी जाती थी। आज का विषय भी बड़ा महत्वपूर्ण है और आज का विषय इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि इसी अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर एक चुनाव जीत कर आए छात्र राजनीति में कदम रखने वाले एक भारतीय लड़की के साथ ये सब कुछ हुआ। और वो यही नहीं हुआ बल्कि 7 समंदर पार ऑक्सफोर्ड में हुआ, जिस ऑक्सफोर्ड का नाम हम बड़ी शान के साथ लेते रहे पिछले 10, 20, 30 सालों में या तकरीबन पिछली एक सदी में। यहाँ पर तमाम बड़े बड़े भारतीयों ने जाकर शिक्षा ग्रहण करी और वहां पर आजादी की, वहां पर अभिव्यक्ति की, स्वतंत्रता की, वहां पर लिबर्टी ऑफ थॉट की, वहां पर कॉस्मोपॉलिटन कल्चर की बातें करी जाती रही हैं। लेकिन उसी ऑक्सफोर्ड में एक ऐसी घटना हुई जिसने कि तमाम सवालिया निशान लगाए। आज हम उसी पर बात करेंगे और सबसे पहले उसका बैकग्राउंड करें। हमारे साथ रश्मि हैं जो कि रश्मि सावंत, ऑक्सफोर्ड स्टूडेंट यूनियन के अध्यक्ष के तौर पर उन्होंने एक ऐतिहासिक सफलता हासिल की। और ये अपने आप में इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि ऑक्सफोर्ड में पढ़ने वाली एक भारतीयों की एक लंबी लिस्ट रही है। हम उन तमाम लोगों को जानते हैं जिन्होंने आजादी से पहले भी ऑक्सफोर्ड जाकर शिक्षा ग्रहण करी है, उसके बाद भी लोग ऑक्सफोर्ड जाते रहे। लेकिन जब रश्मि सावंत ने वहां पर इसकी शिक्षा ग्रहण करी, ऑक्सफोर्ड स्टूडेंट यूनियन के अध्यक्ष के तौर पर चुनाव लड़ा और एक ऐतिहासिक सफलता हासिल करी क्योंकि उन्होंने अपने सामने खड़े हुए तमाम लोगों को, जिसमें वहां के स्टूडेंट भी थे यानी कि यूके ऑरिजिन के स्टूडेंट भी थे, उनको हराकर वहां पर सफलता पाई। लेकिन इसमें एक बड़ा ही विचित्र मोड़ जब आया कि जब रश्मि की कुछ विचारों को लेकर या रश्मि के कुछ ट्वीट्स को लेकर उनके खिलाफ एक बड़ा ही विशेष कैंपेन स्टार्ट किया गया और उनके खिलाफ एक तरह का पूरा माहौल बनाया गया। ऐसी स्थिति पैदा कर दी गई कि एक हिंदू लड़की को, एक सामंत हिंदू लड़की को और खासकर सनातन सोच रखने वाली एक लड़की को कैसे बर्दाश्त कर सकते हैं। और इस तरह की स्थिति पैदा हुई कि आखिरकार उनको उस पद से त्यागपत्र देना पड़ा। कर्नाटक के उडुपी रहने वाली है रश्मि सावंत, जिन्होंने कि ऊर्जा प्रणाली विषय पर एनर्जी सिस्टम से एमएससी करने के लिए वहां पर दाखिला लिया था। और जब उनके साथ ये वाकया हुआ उसके बाद उनको रिजाइन करना पड़ा। न सिर्फ ये हुआ बल्कि उनके फादर की भी कुछ पुरानी आर्टिकल्स को निकालकर उनको टारगेट किया गया। रश्मि हमारे साथ जुड़ गई हैं। रश्मि सावंत, बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। I hope you know my Hindi and probably I would interact you in English as well. But welcome. थैंक यू। पर हम साउथ इंडियन है तो ज्यादा बातचीत नहीं होती है यहाँ पे, तो आउट ऑफ प्रैक्टिस रहते हैं हम लोग। Okay, no issue. Language would not be a barrier to interact with you. और probably हमारे जो viewers हैं वो करेंगे। एक और खास मेहमान, 2 खास मेहमान और उनका पहले भी हम परिचय आपसे करा देते हैं। हमारे साथ शांतनु गुप्ता हैं। शांतनु गुप्ता एक लेखक हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। आप उनको अक्सर डिबेट्स में, टीवी डिबेट्स में भी देखते रहते हैं और साथ खास उनकी जो किताबें हैं, योगी जी पर उनकी किताब खासी लोकप्रिय रही है। शांतनु, बहुत बहुत स्वागत आपका। नमस्कार अनुराग जी हमारे साथ। और एक और खास मेहमान, उनका परिचय जो कि सोशल मीडिया पर खासे लोकप्रिय हैं और उनके जो पेज के वो एडमिन हैं, उसकी रीच कुछ करोड़ में है। अगर शांतनु भी थोड़ा सा बताएंगे कि उनकी बात करें। विकास हमारे साथ हैं। विकास आई सपोर्ट नरेंद्र मोदी फेसबुक पेज के एडमिन हैं। इसके साथ ही कुछ और वो राष्ट्रवादी पेज को के एडमिन को चलाते हैं। विकास, बहुत स्वागत आपका भी। थैंक यू सर। I mean, to begin with, Rashmi, मैं शुरुआत तुमसे करूंगा। If you could give us the brief intro that what exactly happened and what was the background and then how it turned out to be a so vitiated campaign against you. So I'm a science student, so मेरी तो पॉलिटिक्स में एंट्री लेना काफी काइंड ऑफ रैंडम
था, तो मैंने सोचा कि लेट मी गिव इट अ ट्राई, और ये सिर्फ मैं अपने लिए, खुद के लिए करना चाहती थी, क्योंकि हमेशा से वो अंदर से होता है ना कि वी आर वेरी स्कैर्ड टू डू थिंग्स दैट वी वांट टू, बट यू नो देयर इज ऑलवेज वन थिंग दैट वी वांट टू डू। तो ये मेरे लिए वैसा कोई कुछ था, और मैंने सोचा कि ज्यादातर क्या होगा, हार ही जाएंगे, तो इसलिए मैंने इनिशिएटिव लिया, एक मैनिफेस्टो बनाई और चुनाव लड़ा। आई नेवर एक्सपेक्टेड टू विन, क्योंकि वहां पे जो कंटेस्ट करते हैं उनकी एक कैटेगरी अलग होती है, और मैं उस कैटेगरी को कंफर्म नहीं करती थी, तो मुझे लगा कि मेरे चांसेस तो बहुत कम है, तो ये बस एक सोलो ट्राई होगा। पर चुनाव में मैं जीती, एंड लोगों को मेरा स्पीच, मेरा हमारा डिबेट और मेरा मैनिफेस्टो बहुत अच्छा लगा, और इसकी वजह से मैंने वो चुनाव जीता, और वो भी हिस्टोरिक मार्जिन से, जो कि बहुत ही फर्स्ट टाइम था, और एंड आई वेंट ऑन टू बिकम द फर्स्ट इंडियन वुमन टू विन द पोजीशन इन द हिस्ट्री ऑफ ऑक्सफोर्ड। तो वो हुआ, बहुत खुशी हुई, पर राइट आफ्टर यू नो आई वन द इलेक्शन, लोग मेरे पुराने सोशल मीडिया पोस्ट्स को यू नो अनर्थ करने लगे। एक पूरा आर्कियोलॉजिकल सर्वे किया गया मेरे बारे में, लिटरली वन आवर आफ्टर, just after your win. जस्ट आफ्टर द विन। यही तो बात है कि जब मैं चुनाव लड़ रही थी तो सब कुछ तो पब्लिक के लिए विजिबल था, ऐसा कुछ नहीं था जो मैंने छुपा के रखा था या कि जीतने के बाद लोगों को पता चला, सब कुछ तो खुला ही था। और ठीक 1 घंटे बाद ये सब लोग मुझे मैसेज करने लगे, बहुत सारे लोग एनोनिमसली मैसेज करने लगे, पर मुझे लगा कि ये चीजें तो होती रहती है, जब भी कोई किसी पोजीशन विन करता है तो लोग एनोनिमसली हेट भेजना, ये तो कॉमन है, इसके बारे में हमने तो बहुत सुना हुआ है। मुझे लगा कि ये यही कई लोग होंगे जिन्हें बुरा लगा होगा, और पर उसके बाद कई ओल्ड पोस्ट को अनर्थ किया गया, 5 साल पहले, 6 साल पहले की पोस्ट, जब मेरा अकाउंट प्राइवेट था, और ये सब मेरी फोटोज थी जिसपे कोई कैप्शंस थे, और इन कैप्शंस का अर्थ आप मुझे नहीं लगता कि अगर आपके नजरिए पे डिपेंड करता है, ऐसा नहीं है कि वो आउटराइट ऑफेंसिव बनने के लिए मैंने कुछ बनाया हो। और उसमें आप, इट वॉज अ सॉर्ट ऑफ अ वर्ड प्ले, लाइक अगर आप राइमिंग वर्ड्स यूज करते हो तो इसका मतलब ये नहीं कि आप किसी कम्युनिटी को हेट करते हो। तो मेरे ऊपर ऐसे आरोप आए कि क्योंकि आपने एक पन का इस्तेमाल किया, पन इज लाइक अ राइमिंग वर्ड ऑफ सॉर्ट्स, इट्स अ फिगर ऑफ स्पीच, तो आपने क्योंकि अपने कैप्शन में एक फिगर ऑफ स्पीच यूज किया, इट मीन्स दैट यू हेट द एंटायर कम्युनिटी, क्योंकि आप उनकी सफरिंग्स को लाइटली ले रहे हो, क्योंकि आप उससे एक्सप्रेस करने के लिए ऐसे वर्ड्स को यूज कर रहे हो। वो एक फ्रीडम, एक एक्सप्रेशन का टाइप है जो बहुत लोगों का अलग होता है, और मैं एक नेटिवली कन्नड़ा स्पीकिंग पर्सन हूँ, जो एक बहुत ही फोनेटिक लैंग्वेज है, तो वी आर यूज्ड टू स्पीकिंग इन अ सर्टेन वे। तो इसका जब मैंने मेरा पहला कदम ये था कि मैंने सारे अपने इंस्टाग्राम के पोस्ट्स आर्काइव कर दिए, क्योंकि मुझे लगा कि बहस करने से पहले हमें वी शुड show some sensitivity to the other communities. So I had it in me to archive everything. So I archived everything even before finding out what the people have taken offense at. तो मैंने सब कुछ आर्काइव किया, पर उसके बाद कोई बात ही नहीं करना चाहता था, बस मुझे कैंसिल करने पे उतर आए। माँ बाप के पोस्ट तक उन्होंने आर्कियोलॉजिकल सर्वे में मेरे माँ बाप तक वो पहुंच गए और उनके सारे पोस्ट निकाले, और क्योंकि वो राम मंदिर के बारे में कुछ लिखे, मुझे इस्लामोफोबिक और ऐसी चीजें लिखना शुरू कर दिया मेरे बारे में। ओके। इसके पीछे एक सवाल और है, क्या मतलब कोई डेडिकेटेड ग्रुप था, मतलब इट्स काइंड ऑफ अ व्हाइट सुप्रीमेसी व्हिच वाज लिटिल इन शॉक और वांटेड टू रिट्रीब्यूट और वांटेड टू टेक अ रिवेंज, और जनरल मतलब वहां की जो टीचर्स हैं, वहां की जो प्रोफेसर्स हैं, उनका रवैया क्या था? Well, I don't want to generalize anything, जो लोगों ने मुझे टारगेट किया इसमें से लोग बहुत तरह के लोग थे। कई लोग तो अनोनिमस थे जो कहीं से भी हो सकते हैं, कई लोग वहाँ के स्टूडेंट्स थे, एक इंसान तो वहाँ का फैकल्टी था, पर सारे फैकल्टी ऐसे नहीं है और सारे स्टूडेंट्स ऐसे नहीं है। तो मैं सबको जनरलाइज नहीं करना चाहती और किसी एक ग्रुप को इसका जिम्मेदार मैं नहीं कहना चाहती, क्योंकि हर कम्युनिटी में अच्छे लोग होते हैं और उनके लिए इनजस्टिस होगा अगर हम सबको ऐसे ब्रांड कर देंगे। तो
ओके ओके। शांतनु, आपने चूंकि इस मैटर को क्लोज से देखा भी है, इस पर आपका आर्टिकल भी मैंने पढ़ा, चूंकि आपने 5 जन के लिए लिखा, और इस पूरे मतलब इस इंसिडेंट को आप कैसे देखोगे? मतलब हम तो मान के चलते हैं, या हिंदुस्तान की एक आम जनता ही मान के चलती है कि जिन शिक्षा संस्थानों के बारे में अब तक सुनते आए हैं, ऑक्सफोर्ड हो, कैम्ब्रिज हो, या यूएस की कोई एम्बेसीज हो, वहां पर अगर इस तरह की घटना होती है, आप इन टोटालिटी में इसको कैसे देखोगे? हाँ जी पुनीत, मेरे कम से कम 2 हफ्ते पहले मेरा रश्मि से परिचय हुआ। मैं भी रश्मि को नहीं जानता था, क्योंकि मैं खुद यूके में पढ़ा हूँ, तो बहुत सारी मैं ससेक्स यूनिवर्सिटी ऑफ ससेक्स में पढ़ा हूँ 2008-9 में, तो बहुत सारे यूके के जो ग्रुप्स हैं, एलुमनी ग्रुप्स इंडिया में, उनमें मैं हूँ। तो उनमें कहीं पे खबर आई तो मुझे किसी ने कनेक्ट कर दिया। मैंने काफी देर रश्मि से बात करी, समझा और सोचा कि किस तरह से इनको मंच मिले और इस बात को मंच मिले। देखिए, जो मुझे रश्मि ने बताया 3 चीज मुझे खुद अच्छा लगा, कि एक लड़की भारतीय 3 यूरोपियन लड़कों को हराकर, मैं यूरोपियन इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि यूरोपियन अच्छा है बुरा है, कि क्योंकि वो ज्यादा जनसंख्या है वहां पे, उनको हराकर, जो ह्यूमैनिटीज की नॉर्मली सीट होती है, सारे चुनाव ह्यूमैनिटीज के लोग लड़ते हैं, हिस्ट्री, फिलोसफी, सोशियोलॉजी पढ़ने वाले, एक साइंसेस की लड़की उनको हरा देती है और अच्छे बड़े मतों से हरा देती है। और उसके बाद उसके हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। और उनके बहुत पुराने वो पोस्ट भी क्या है, इन्होंने होलोकास्ट के बारे में लिखा, और वो भी इन्होंने लिखा कि वहां की एट्रोसिटीज के बारे में मुझे दुख है और ऐसा कभी नहीं होना चाहिए। इन्होंने एक वर्ड यूज करा, होलो द कास्ट। उससे कुछ नहीं, उसमें आपने बेइज्जती नहीं करी। तो एक जगह इन्होंने लिखा, ये कहीं मलेशिया घूमने गई, ऐसा इनके सर्कल में जोक था कि इनको खाना कैसे खिलाएं, क्योंकि ये वेजिटेरियन खाती हैं केवल। तो इन्होंने लिख दिया चिंग चैंग। चिंग चैंग का मतलब होता है ईट द प्लांट, वेजिटेरियन फूड। उन्होंने, लोगों ने कहा नहीं, आप चाइनीज लोगों का मजाक बना रही। मतलब बिल्कुल बिल्कुल ऐसा जिसकी कोई सिर पैर नहीं है। इन्होंने एक जगह लिखा, पूरा वर्ड फ्री होना चाहिए वुमेन के लिए, औरतों के लिए, बच्चों के लिए, ट्रांस वुमन के लिए। लोगों ने कह दिया ट्रांस वुमन को तुमने वुमेन में काउंट क्यों नहीं करा? अब अगर आप एलजीबीटी लॉज देखेंगे, नॉर्म्स देखेंगे, कभी वो कहते हैं कि ट्रांसजेंडर को इन्वॉल्व लिखो। तो अब इन्होंने नहीं देखा कि आजकल क्या नॉर्म चल रही है, तो बिल्कुल आपको लिखेगा बाल की खाल के भी अंदर जाके निकाल। फिर सबसे तो मजेदार बात है, पहले इनके पिताजी को ढूंढ लिया। आसान नहीं होता, क्योंकि कहीं पर रिलेशनशिप में नहीं दिखा रखा है इन्होंने कि मेरे फादर कौन है। पिताजी की पोस्ट में गए, उन्होंने जय श्री राम लिखा हुआ है मंदिर के निर्णय के बाद। तो एक प्रोफेसर ने, अभिजीत सरकार, इतना बड़ा, मतलब वो इंस्टाग्राम में कम से कम 2 पेज की थीसिस है वो। उन्होंने सनातनी, वी आर नॉट रेडी फॉर अ सनातनी प्रेसिडेंट, शी इज हिंदू, शी इज इस्लामोफोबिक, इतना बड़ा एक रिसर्च स्कॉलर ने भारतीय मूल के लिखा। तो मेरे ख्याल से वो ये सब पहले भी था, वो कभी सोचे ही नहीं कि ये लड़की चुनाव कैसे जीतेगी। तो पहले किसी ने ध्यान नहीं दिया, जब जीत गई तो ये कैसे हो सकता है, हमारे गैंग की तो है नहीं, ये कैसे ऑक्सफोर्ड। और ऑक्सफोर्ड बड़ी चीज है, देखिए कोई छोटी मोटी चीज नहीं है। मतलब मनमोहन सिंह, इंदिरा गांधी, राजदीप सरदेसाई, करण थापर, बेनजीर भुट्टो, मतलब मैं नाम लूंगा तो सलमान खुर्शीद, लंबी लिस्ट है जो ऑक्सफोर्ड से पढ़ के आए हैं और बड़े बड़े पदों पे रहे हैं। किसी ने कोई कमेंट नहीं करा, बड़ी बात है। इतने सारे, ऑक्सफोर्ड यूनियन का प्रेसिडेंट सबको पता होता है, ऑक्सफोर्ड की बड़ी एलुमनी एसोसिएशन है भारत में भी, किसी ने कोई कमेंट नहीं करा, सब चुपचाप हो गए। ये तो हमने, कुछ लोगों ने ट्वीट करा, फिर वो बात बड़ी हुई, चैनलों में जाने लगी, तो अब लोग उस पर बात कर रहे हैं। लेकिन अभी भी मैं तो कहूंगा, आप तो पत्रकार हैं, अपने पत्रकार मित्रों से भी कहिए, जो बड़े लोग ऑक्सफोर्ड से पढ़े, उनसे कमेंट तो ले, कि क्या आपको लगता है कि एक हिंदुस्तानी लड़की, जो एक नेशनल न्यूज है, कि वो छात्र संघ के चुनाव ऑक्सफोर्ड में जाके जीतती है, और वो कितने गर्व का विषय है, और उसको इस तरह से वापस आना पड़ता है। वो अपनी पढ़ाई जारी करती है और बहुत अच्छा पढ़ रही है, वो अपनी डिग्री लेंगी, वो अलग बात है, लेकिन वो छात्र संघ से उनको रिजाइन करना पड़ता है। तो देखिए, मैं ऑक्सफोर्ड में नहीं पढ़ा, जब मैं ससेक्स में पढ़ा, तो मैंने भी फ्राइडे सैटरडे को जब बाहर निकलते थे, रंग भेद देखा था। वहां पे रेसिज्म होता है, जो जवान गोरे लड़के हैं वो तंग करते हैं भारतीय मूल के लड़कों को, कभी आपको पाकी बोलते हैं, कभी आपको व्हाइट बोलते हैं, कभी आपको वीट बोलते हैं, वो ठीक है। लेकिन जैसे रश्मि ने बड़ा जिम्मेदार स्टेटमेंट कहा कि मैं सबको एक कलर से नहीं, मतलब प्रेसिडेंट पद से निकाले जाने के बाद भी रश्मि का बिहेवियर कितना मैनेज्ड है, कितना संतुलित है, ये मुझे रिस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट दे रहे हैं। मैं भी ये कहूंगा कि भाई, बहुत सारे मेरे गोरे मित्र थे, बहुत सारे मेरे नॉन भारतीय मूल के मित्र थे, बहुत अच्छी मित्रता थी उनसे, बहुत अच्छे लोग थे। लेकिन हाँ, ये 5-6 लोग ऐसे होते थे हर जगह जो आपको डिस्क्रिमिनेट करते थे। लेकिन जब ये कोई आप पद प्राप्त कर लेते हैं, तब इनसे आपकी ईर्ष्या बहुत बढ़ जाती है। और मुझे लगता है ना अनुराग जी, मैं ये बात कहना चाहूंगा कि जो चुने हुए लोग और ना चुने लोग, इनके बीच में एक संग्राम चल भी गया है, जो सरकारों के बीच में भी है। जो हम जो टूल किट देखते हैं ना, कि भाई पोस्ट ट्रुथ वाले हैं, वो ये मतलब हमें कोई चुनाव, एग्जैक्टली, ये पोस्ट ट्रुथ वाले हैं कि हमें कोई चुनाव में तो जीता आएगा नहीं, हमें लोग हमारे साथ नहीं है। तो अब क्या करो, जब चुनाव हार जाओ तो ऐसा कोई षड्यंत्र रचो कि कुछ सिंपैथी लेके, कुछ विशेष कैंपेन करके, कुछ टूल किट यूज करके, ग्रेटा थनबर्ग जैसी चुनी हुई सरकारों को, चुने हुए रिप्रेजेंटेटिव को, चुने हुए कॉलेज के अध्यक्षों को हटा दो। और रश्मि तो उसका शिकार भी हो गई और उनको हटना भी पड़ा। तो ऐसी तो उनको सक्सेस, उनको मुंह में खून लग गया कि ऐसे हटाया जा सकता है
चुने हुए लोगों को। तो मैं तो ऐसे देखता हूँ। बिल्कुल, ये सही कहा शांतनु ने कि द फेलियर्स ऑफ द वर्ल्ड प्रॉब्ली आर गेटिंग टुगेदर टू क्रिएट अ काइंड ऑफ एनार्की, व्हिच वी आर It's a gang of failed people. आई थिंक विच वी आर सीइंग नॉट ओनली इन शाहीन बाग में, यहाँ पर अब अभी मैं जहां रहता हूँ वहां के बगल में पिछले 3-4 महीनों से किसानों के नाम पर चल रहा है। अब वहां नंबर्स कम हो गए तो भी उनको परेशानी हो रही है, वो कह रहे हैं कि हम क्या करेंगे। एनीवे, मैं विकास के पास जाऊं, लेकिन एक छोटा सवाल और रश्मि आपके पास कि ट्विटर को लेकर भी कुछ डेवलपमेंट था। आपका ट्विटर अकाउंट के बारे में क्या कुछ हुआ, वो भी थोड़ा सा हमारे व्यूअर्स को बता दीजिए। मेरी ट्विटर अकाउंट को सस्पेंड किया गया और 36 आवर्स के बाद मुझे वापस दिया गया, और उसके बाद वापस ट्विटर अकाउंट को रिस्ट्रिक्ट किया गया। और रीज़न ये दिया गया, पहली बार तो ये रीज़न दिया कि जब आपने अकाउंट बनाया 11 साल पहले, आप 12 साल की थी, जबकि रूल्स ये कहते हैं कि आपको 13 साल का होना चाहिए, तो तब आपने नहीं देखा। और अब तो सारे ऐसे यंग एनवायरमेंटलिस्ट हैं जो कि 9 साल के हैं और उनका तो वेरीफाइड ट्विटर अकाउंट है, तो उनका आप क्यों बंद नहीं करा रहे हो? और आपको 11 साल बाद क्या शामत आ गई कि आपको आके ये रूल निकाल के, अब तो मैं 22 साल की हूँ, तो अब आपको अब क्या आ गई कि अब ये रीजन लेके उनका अकाउंट बंद कर देते हैं। और उसके बाद जब ये तभी हुआ मतलब जब आपको वहां से रिजाइन करना पड़ा, उसी के फौरन बाद हुआ? ये तो आई थिंक लास्ट वीक हुआ, जब मुझे ट्विटर पे फॉलोइंग मिलने लग गई और मेरी साइड की स्टोरी सुनने लग गए, तब होने लगा ये सब। तो ये अभी की बात है, पिछले हफ्ते की बात है। और परसों तो वापस रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया ये बोलते हुए कि आपकी अकाउंट में कुछ ऐसे मतलब वियर्ड चीजें हो रही हैं। क्या वियर्ड चीजें हो रही है? मैंने बस एक पोस्ट लगाया था रीइंस्टेट होने के बाद कि फ्रीडम ऑफ स्पीच क्वेश्चन मार्क, मेरा क्यों अकाउंट सस्पेंड किया, और ये उनको वियर्ड लगा कि मैंने ये किया, स्टेटमेंट लगाया। विकास, पहले तो इस पर पूरी प्रक्रिया, और जो क्या बोलना चाहिए, मतलब इसको लेकर एक तरह का बड़ा डेडिकेटेड ग्रुप लगता है। बल्कि अब तो एक तो जनरल फीलिंग बहुत से लोगों में यहाँ पर ये आने लगी है कि वो ट्विटर हो, फेसबुक हो, गूगल हो, ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म भी थोड़ा सा राष्ट्रवादियों के खिलाफ ही है। मतलब उनके लिए थोड़ा सा वो रहते हैं, उनके अकाउंट बहुत जल्दी हैक होते हैं। आप चूंकि बहुत एक्टिव हैं, इन्फ्लुएंसर हैं आप, इस पूरी घटना को आप कैसे देखते हो? अनुराग जी, ऐसा है कि मुझे लगता है कि अगर आप लेफ्ट के खिलाफ हैं तो वैसे भी आप शायद 10 किलोमीटर पीछे से रेस शुरू करते हैं। आप प्रेसिडेंट्स को भी देख लीजिए, जो लेफ्ट अप्रूव नहीं होते हैं उनकी बैड पीआर डे 1 से ही शुरू हो जाती है। चाहे डोनाल्ड ट्रंप, तो खैर मैं बहुत बड़ा सपोर्टर नहीं हूं उनकी बोलने की शैली का, लेकिन फिर भी उनका अकाउंट उस समय सस्पेंड हो गया जब वो प्रेसिडेंट थे। उनको क्लीन चिट भले ही उनके गवर्नमेंट ने दे दिया हो, लेकिन ट्विटर ने उनका भी अकाउंट सस्पेंड कर दिया। उसी तरीके से फेसबुक 2009 इलेक्शन के जस्ट 1 महीने पहले ही लगभग आधे राष्ट्रवादी पेजेस को उन्होंने डिलीट कर दिया, विच इज ओवर 15 करोड़ ऑफ लाइक्स। तो ये मुझे लगता है कि ये इतना बड़ा सिंडिकेट है और इतना वेल ऑयल्ड, वेल कनेक्टेड है कि हमें उससे compete करना बहुत मुश्किल हो रही है, अनलेस अनटिल बड़े लोग भी सोचे भाई इसको कैसे करना है, इसको सीरियसली लें, अदरवाइज वी विल ओनली बी इलेक्टोरल। ठीक है भैया, जीत गए तो अच्छा चल रहा है, नहीं जीते तो फिर वो लेफ्ट वाले हावी हो जाएंगे। तो हमें वो चीजें एक स्ट्रेटेजी के माध्यम से करना पड़ेगा कि भैया लेफ्ट के जो इन्फ्लुएंस है इन बिग टेक, उसको कैसे थोड़ा कंट्रोल किया जाए। ये सबसे बड़ी दिक्कत है। जैसे रश्मि का है कि 13 साल की उम्र का लेके उन्होंने लॉक कर दिया। लकीली शी वाज नॉट सस्पेंडेड, नहीं तो अदरवाइज यहाँ पे कोई सुनवाई नहीं होती राइट विंगर्स की या नेशनलिस्ट की। लाइसी प्रिया जो करके एक एक्टिविस्ट हैं, वो 9 साल की हैं और चलाते तो उनके पापा ही हैं, जो कि उनका भी क्वेश्चनेबल पास्ट रहा है। वो हमेशा एंटी मोदी ट्वीट करते हैं उनके अकाउंट। बेचारी 9 साल की बच्ची को क्या पता होगा पॉलिटिक्स क्या है, लेकिन वेरीफाइड है और उसको ले लेके पॉलिटिकल ट्वीट्स, टूल किट और इस तरह की चीजें जो राइट्स वगैरह करवाते हैं इंडिया में, उस तरह के वो लोग पोस्ट करते हैं। उस पर ट्विटर कोई एक्शन नहीं लेता, ट्विटर के ट्वीट्स को भी नहीं डिलीट करता है, ना उनके अकाउंट को सस्पेंड करता है। यहाँ पे तो बहुत आराम से सस्पेंड हो जाते हैं। हम भी सोचते हैं कि भैया आजकल के मेहमान है, पता नहीं ट्विटर पे कब तक रहें, तो हर शाम हमारी मतलब कि एक तरीके से खतरे की लाइन पे हम लोग ट्रेवल करते हैं। तो ये बहुत ही इशू वाला है, स्पेशली जब दोनों साइड ऑफ व्यू आपको देखना चाहिए। ट्विटर इज बहुत ज्यादा बायस्ड है, ऑल अप टू द जैक।
तो इसीलिए मैंने प्रोटेस्ट भी कराया था उनके खिलाफ। 2009 में इंडिया का पहला प्रोटेस्ट था, प्रोटेस्ट अगेंस्ट ट्विटर। तो उनके हेड ऑफिस में हम लोग गए, लगभग 500,000 के लोग गए थे जो ट्विटर अकाउंट उनको चाहते थे कि भाई आप एटलीस्ट इतने बायस ना हो। तो मैंने देखा उससे ज्यादा असर नहीं हुआ उनके, मतलब होता ना कुछ भी उनके ऊपर नहीं हुआ। वहीं पे एक जय भीम आर्मी भी उनका देख देख के 10 लोग गए उसमें प्रोटेस्ट करने की हमारे अकाउंट वेरीफाई करो। वहां पे उनके कम से कम 3-4 अकाउंट उन्होंने वेरीफाई कर दिए। पता नहीं क्या दिक्कत है यहाँ पे। ट्विटर के जो पॉलिसी के जो लोग हैं, दे आर सो शेमलेस और सो मच थिक स्किन, ना उनको किसी लॉ का डर है, और इतना ज्यादा मेरे ख्याल से उनको सपोर्ट मिलता है जैक के द्वारा कि वो लोग पूरी तरीके से लेफ्ट लॉबी के मतलब कि हावी हुए हैं। आप उनके ट्वीट्स देखो, पुराने एनडीटीवी जाने से पहले वो एंटी मोदी ट्वीट करते थे। उनमें एनडीटीवी के स्टाफ ही अच्छे पॉलिसी होल्ड में, इस तरह के जो लेफ्ट लीनिंग पोर्टल्स के लोग ही बाद में जाके वहां के अच्छे पॉलिसी मेकिंग स्टाफ में। तो बहुत ही सैड इस समय चल रहा है वहां का माहौल, बहुत ही दुख की। बिल्कुल, मैं सही कहूंगा, विकास ने सही बात करी। अब बहुत से लोगों को याद होगा, पहली बात उन्होंने बड़ी इंपॉर्टेंट करी कि अमेरिकी राष्ट्रपति रहते हुए अगर डोनाल्ड ट्रंप के ट्विटर हैंडल को बैन कर दिया जाता है। दिलचस्प बात यह है कि मुस्लिम्स को प्रवोक करने के मामले में इंडोनेशिया के राष्ट्रपति का ट्विटर अकाउंट है। उन्होंने तो फ्रांस में इस घटना के बाद कहा था कि हाँ, एवरी मुस्लिम हैज अ राइट टू टेक अ रिवेंज। उनका अकाउंट हैक नहीं होता, आयतुल्लाह खमैनी का अकाउंट हैक नहीं होता। तमाम जितने टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन इसमें अलकायदा से संबंधित जो ऑर्गेनाइजेशन है या आईसिस के संबंधित है, उनके ट्विटर अकाउंट अभी भी प्रॉपर्ली चल रहे हैं। वो उसके जरिए पूरा डिसेमिनेशन करते हैं नॉलेज का। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप का अकाउंट सस्पेंड कर दिया जाता है। ये इस तरह की चीजें। और जो बात विकास ने बताई, पार्लियामेंट की कमेटी उनको बुलाकर सर्टेन गाइडलाइंस देने की बात करती है, लेकिन वो उसको फॉलो नहीं करते हैं। हालांकि इस बारे में मुझे लगता है कभी कभी सरकार की ढिलाई भी है, सरकार की थोड़ी सी आलोचना होनी चाहिए कि सरकार को थोड़ा सा और ऐसे लोगों के जो बड़ा डेडिकेटेड कैंपेन चलाते हैं वो है। इसमें एक शांतनु आपसे मैं लेना चाहूंगा, ये पॉलिसी को लेकर एक बड़ा वो है कि लेफ्ट के नाम पे जितने लोग हैं, वो मोदी हो, वो आरएसएस हो, वो हिंदू से संबंधित कुछ भी बात लिखने वाले लोगों की अकाउंट्स का एक शैडो बैनिंग तो होता ही होता है। अगर कंप्लीट बैनिंग नहीं भी है तो शैडो बैनिंग तो होता ही है, बिकॉज लेकिन सब लोग जुड़े हुए हैं। इस लड़ाई को आप कैसे देखते हो, और क्या गवर्नमेंट को थोड़ा सा और इसमें स्पीड अप करना चाहिए? देखिए, गवर्नमेंट तो एक है और गवर्नमेंट ने कुछ कुछ करा भी है। पहली बार हम सुनते हैं कि ऐसी कमेटी बुलाई जा रही है, व्हाट्सएप में नए रूल बन रहे हैं, फेसबुक के लोगों को बुलाया जा रहा है, तो वो तो हो रहा है। जैसा आपने कहा, और सख्ताई भी होनी चाहिए, ठीक है। वो अलग बात है कि जैसी सख्ताई होगी तो फिर 4 डिबेट और हो जाएंगी, देखिए अभिव्यक्ति की आजादी नहीं है, प्लेटफॉर्म को बंद कर दे, वो अलग बात है। और गवर्नमेंट को भी थोड़ा थिक स्किन होना पड़ेगा कि देश के जो हित में है वो करें। लेकिन दूसरी है, और प्राइवेट जो देसी कंपनियां हैं, चाहे वो कू हो, चाहे वो शेयर चैट हो, या और भी जो देसी कंपनियां, उन प्लेटफॉर्म्स को आना चाहिए। और आ भी रहे हैं, जैसे कू को बहुत ज्यादा प्रमोट कर रहे हैं, बहुत सारे लोग कू पे आ चुके हैं, उसको फंडिंग भी मिल रही है। तो एक तो सरकार जो करेगी। और देखिए, ये जो आधिपत्य ये बहुत पुराना है अनुराग, और आप तो जानते हैं कि जो पूरी इंटेलेक्चुअलिज्म पे, पूरी आर्ट लॉबी पे है, पूरे कम्युनिकेशन सिस्टम पे ये आधिपत्य बहुत पुराना है। चाहे वो CNN का अमेरिका में हो या भारत में हो, ये तो अभी 10-12 साल से है, जो अलग अलग देशों में राष्ट्रवादी सरकारें फिर से आने लगी हैं। और उनके जो मीडिया चैनल्स हैं, उनकी जो अभिव्यक्ति की और है, चाहे वो बॉलीवुड हो या हॉलीवुड हो, या वो मैगजीन्स हो, चाहे वो चैनल्स हो, चाहे वो कॉमेडी शोज हो, वो सारे एक तरफा हैं। जो कला या कम्युनिकेशन या किसी भी तरह से अभिव्यक्त करने का सारा जिम्मा ही, अच्छा हमारी गलती भी रही कि हम उस पर आधिपत्य नहीं जमा पाए, हम अपने लोगों को नहीं भेज पाए उसमें, या फिर ऐसा भी है कि सरकारें इस तरह की रही कि उनको प्रमोशन ही नहीं मिला। जैसे अभी किसी ने बताया कि कैसे दूरदर्शन, लोकसभा टीवी, राज्यसभा टीवी में 2014 से पहले कोई भी चल जाता था। जो वायर के सारे संस्थापक हैं उसमें हुआ करते थे, और एक शो के उनको 15-15, 20-20 हजार रुपए मिला करते थे। कैसे पता लगा कि जो वायर के अभी के संस्थापक, उन्होंने 20-25 लाख रुपए तो ऐसे ही कमा लिए छोटा मोटा शो करके। तो इससे भी फर्क पड़ता है कि कैसे आप किसी को स्थापित करते हैं, और फिर उसके बाद इतना पैसा आ जाता है कि वो कुछ भी कर लेता है फिर तो स्थापित करना, धन से स्थापित करना, जहां में पता लगता है कि WF की फोरम में जॉर्ज सोरोस कहते हैं कि मैं पूरे विश्व से राष्ट्रवाद की फीलिंग को हटा दूंगा, और मैं जहां राष्ट्रवादी सरकारें हैं उनके अगेंस्ट में पैसा देके काम करूं। वो मंच से बोलते हैं इस बात को, और वो दे रहे हैं। और उनकी जो ओपन सोसाइटी फाउंडेशन, उसमें भारतीय लोग हैं, उसमें हर्ष मंदर उसके मेन घटक है, उनका नाम लिखा है आज भी। और वही हर्ष मंदर फिर हमें शाहीन बाग में दिखते हैं, जो सुप्रीम कोर्ट के अगेंस्ट, IAS ऑफिसर होके वो सुप्रीम कोर्ट के अगेंस्ट में बोलते हैं, पार्लियामेंट के अगेंस्ट में बोलते हैं। तो ये नेक्सस अब, लेकिन अच्छी बात है, पिछले 6-7 साल में पॉलिटिकल नॉलेज भी बढ़ गई।
मतलब मेरी माताजी जो 71 साल की है, वो ऋषिकेश में बैठी है, उनको भी अब समझ आ गई कि भाई मामला इतना सीधा नहीं, ये मतलब जेएनयू क्या रिप्रेजेंट करता है, कौन क्या रिप्रेजेंट करता है, केवल चुनाव के ऊपर की भी राजनीति अब लोगों को भी समझ में आने लगी है। तो मतलब ये ग्रेटा थनबर्ग जैसे लोग एक तरह से एजुकेशन का काम भी कर रहे हैं, एक्सपोज भी अपने आप को कर रहे हैं, तो उससे भी फायदा है कि जन जन तक बात पहुंच भी रही है, मुझे लगता है। रश्मि, एक चीज जो कि वेस्ट में एक बड़ा डिस्कोर्स है, वो इंडिया में भी है चूंकि, लेकिन उधर बहुत है कि इस्लामोफोब के नाम पर आपको तुरंत बैन, जैसा आपने बताया कि ये तो इस्लामोफोबिक है, लेकिन हिंदू धर्म को लेकर वहां जनरल फीलिंग के बारे में आपकी ओपिनियन क्या रही, आपका अपना एक्सपीरियंस क्या रहा? मतलब सिर्फ सनातनी होना या फिर हिंदुओं की बात करना, देवी देवता की बात करना ही वहां पर एक तरह का रेड लाइन वाला मार्किंग होता है, या क्या आपका अनुभव है उसमें? I think I can give you a counter example. अगर कोई भी फैकल्टी या कोई भी एकेडमिक किसी और धर्म के बारे में, मेरे बारे में लिखा गया, किसी और धर्म के छात्र के बारे में अगर लिखा होता, तो उन्हें उस यूनिवर्सिटी के लीडर या लीडिंग एडमिनिस्ट्रेटर को रिजाइन करना पड़ता। पर जो कि हिंदुइज्म की ये लिखा गया है कि वी आर नॉट रेडी फॉर हिंदू प्रेसिडेंट, उसको बहुत लाइटली लिया गया है। आई थिंक वो डिफरेंस कि अगर हिंदुइज्म के खिलाफ भी कुछ बोलते हैं तो उसके लिए ज्यादा देयर इज नॉट अ लॉट ऑफ इम्पोर्टेंस और देयर इज नॉट अ लॉट ऑफ आउटरेज और कंडेमनेशन ऑफ हिंदुइज्म। तो मुझे यही लगता है, क्योंकि मेरे पास्ट पोस्ट के बारे में आज भी चर्चा हो रहे हैं ऑक्सफोर्ड में, पर वो तो बच्चों के बीच का था मामला। पर यहाँ पे तो एक फैकल्टी ने आके मेरे बारे में इतना सब कुछ लिखा, पर इतना सब कुछ होने के बाद भी किसी स्टूडेंट को ये नहीं लगता कि इस बात को, इस मुद्दे को हमें उठाना चाहिए, क्योंकि ये तो एक तरह का हैरेसमेंट है कि कोई एक फैकल्टी आके एक स्टूडेंट को टारगेट करके ऐसी चीजें लिख रहा है। तो So this is open to debate, I think, कि वेस्टर्न वर्ल्ड में हिंदुइज्म के बारे में क्या एक परसेप्शन है, तो वही। ओके। विकास, आपने चूंकि बात किया कि कभी कभी बड़ा मतलब पता नहीं, ऐसा लगता है कि कब वो आपको बैन कर देंगे और कब ऐसा हो जाएगा, लेकिन क्या इसको ऐसा मान सकते हैं कि इसी सोशल मीडिया ने, इन्हीं प्लेटफॉर्म्स ने बहुत से ऐसे लोगों को जगाया भी है जो कि अभी तक शायद इग्नोरेंट थे, अभी तक इनकी पूरी डिजाइन पता नहीं थी, अभी तक इनकी पूरी स्कीमिंग वाली जो एक एटीट्यूड है कि सरकार के खिलाफ, हिंदू रिलीजन के खिलाफ अगर चलाते हैं तो फिर पता नहीं होता था लोगों को, लेकिन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म आल्सो हैज गिवन देम अ चांस टू रिटेलिएट, जिसके चलते ये लोग कहते हैं ट्रोल्स हो गए हैं, और वो पोस्ट ट्रुथ से लेकर तमाम तरह के जो नारे हैं, तमाम तरह के शब्द हैं, वो भी गढ़ते हैं। अनुराग जी, आपने सही बोला कि जो हमें सोशल मीडिया से पहले नहीं पता था, जो हमें सिर्फ टीवी से पता चलता था, हम उसी को विश्वास मानते थे। सोशल मीडिया में इतने क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ऐसी चीजें हम लोग को पता चलती हैं, जैसे ट्विटर हैंडल है क्या कहते हैं, ट्रू इंडोलॉजी, वो ऐसे ऐसे फैक्ट्स बताता है कि हमारी हिस्ट्री ऐसी थी, इस्लामिक कॉन्क्वेस्ट ऐसे हुआ, कि मुझे भी आश्चर्य हो जाता है। बहुत से हिस्टोरियंस जो हमें झूठ बताते थे उसका भी वो एक्सपोज, लेकिन वो बेचारा 3 बार सस्पेंड हो चुका है। इसीलिए आई फील लाइक मुझे पीठ पे छुरा घोंपा गया है कि मैं सोशल मीडिया जो एक फ्रीडम का एक मानता था, एपिटोम, कि हमें जो पिछले 10 साल से जानकारी मिल रही है, जो एक फ्री मतलब कि जो एक मीडिया का आधिपत्य था, वो उससे अलग से हमें एकदम ट्रांसपेरेंट जानकारी मिल रही है। अब वही लोग पॉलिसी में पहुंच गए, जो मीडिया के हेड्स थे और जो मीडिया के एक्सपीरियंस वाले थे, लेफ्ट लॉबी, वो पॉलिसी को भी कंट्रोल करने लगी। वो पूरे के पूरे कैसे किसको बैन करना है, किसको शैडो बैन करना है, उसको भी कंट्रोल करने लगी। तो मुझे बहुत दुख हो रहा है एंड आई फील बिट्रेड कि ये धोखा हुआ मेरे जैसे लोगों के साथ, जो सोशल मीडिया की पैदाइश हैं, जो सोशल मीडिया को बढ़ाए हैं और खुद भी सोशल मीडिया के कीड़े एक तरीके से। जो मैं तो टीवी नहीं देखता, न्यूज ही नहीं देखता, मैं तो सोशल मीडिया पे पड़ा रहता हूँ, एक तरीके से देखता हूँ कि क्या चल रहा है, मुझे वहीं से पहले इन्फॉर्मेशन मिलता है। तो ऐसा लगता है यहाँ पे सब धोखा ही हो गया हम लोग के साथ, कि जो एक फ्रीडम था, जो सब लोग हम लोग फ्रीली बात कर सकते थे, जो एक दूसरे की सुन सकते थे, अब ऐसा लग रहा है कि हमारे दोनों हाथ को हथकड़ी बन गई है और पैर पे भी पत्थर लड़का दिया गया कि भैया अब चलो तुम रेस में, वो वाली बात हो गई, जो कि बहुत ही दुख की बात है। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ इसमें, जब तक शांतनु जो बोला है कि अगर गवर्नमेंट ने, जब तक हमारी गवर्नमेंट ने अच्छे से इंटरवीन नहीं किया और लगी नहीं रही
पॉलिसी बनने था, अब जाके पॉलिसी तो बन रही है, लेकिन उसको देखना कि भैया अच्छे से इम्प्लीमेंट हो, क्योंकि ऐसा नहीं है कि कांग्रेस आएगी तो कांग्रेस को कोई मतलब नहीं है। फॉर एग्जांपल खुदा ना खास्ता या गॉड फॉरबिड ऐसा हुआ कि ऐसी सरकारें आ गई, तब तो उनको समझ ही नहीं होगी कि कैसे लेफ्ट लॉबी और फॉरेन पावर्स अपना एजेंडा चला रही है इंडिया में, कि किसको डिसइन्वेस्ट करना है, किसको प्रमोट करना है, तो वो लोग तो संभाल भी नहीं पाएंगे। और इसलिए बहुत जरूरी है कि ये सब चीजें अभी कंट्रोल कर दी जाए, कंटेन कर दी जाए, और इसको नॉट जस्ट एक स्टॉप गैप मेजर की तरह, लेकिन एज अ सिस्टम की तरह इसको पेश कर दिया जाए कि नेशनल इंटरेस्ट शुड नॉट बी हार्म, नो मैटर हु एवर इज इन द पावर। वो चीज को करना बहुत जरूरी है। शांतनु, मतलब हाउ टू काउंटर और हाउ टू मैं पर्सनली जानता हूं, आपने तो कुछ एग्जांपल दिए। मेरा ट्विटर अकाउंट आज तक वेरीफाइड नहीं है, जबकि मैं पार्लियामेंट्री चैनल में हूं, और मेरे पार्लियामेंट्री चैनल का अकाउंट वेरीफाइड है। और खुद ट्विटर ने एक दफे मुझसे कहा था 3 साल पहले कि आपका अकाउंट होना चाहिए, लेकिन उसके बाद पता नहीं कि उनको शायद मेरे कुछ ट्वीट्स पसंद नहीं आए होंगे। मैंने ऐसे बहुत से लोगों को देखा है जिनको धमकी देने के बाद, कुछ कास्ट बेस्ड ट्वीट करने के बाद उनके वेरीफाइड हुए हैं, फेसबुक पेज उनके वेरीफाइड है। ये एक बड़ा इनिशिएटेड कैंपेन तो है अगेंस्ट सर्टेन पीपल और सर्टेन आइडियोलॉजी। क्या काउंटर तरीका और हो सकता है थोड़ा सा इनकी जो लगाम है, इनकी जो नकेल है वो कसने के लिए? आई थिंक एक तो पॉलिसी इनकी हर चीज बड़ी ब्लैक बॉक्स है, जैसे विकास बताएंगे या रश्मि के साथ हुआ कि उन्होंने बैन कर दिया, एक रैंडम सा लॉजिक दे दिया, आपको कुछ नहीं पता, आपके पास कोई सुनवाई नहीं है, कोई ग्रीवेंस सिस्टम नहीं है, कोई उसकी एसएलए नहीं कि इतने समय में उनको रिप्लाई करना है। आपका यूट्यूब का चैनल बैन हो जाता है, आपका फेसबुक का हो जाता है, कोई गाइडलाइन पब्लिश नहीं है, और कुछ भी रैंडम गाइडलाइन उनका मन होता है। इससे साफ पता लगता है, मतलब इसमें कोई शक भी नहीं है कि उन्होंने जानबूझ के रश्मि का, क्योंकि रश्मि के अकाउंट में 1000 फॉलोअर से 13000 फॉलोअर हो गए, और उसमें बहुत सारे बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर जो प्रो राइट इन्फ्लुएंसर्स हैं उनकी बात को कहने लगे, और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी को टैग करने लगे, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में अभिजीत सरकार को टैग करने लगे, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की यूनियन को टैग करने लगे, तो उनके पास भी पहुंचा। मेरा जो रश्मि पे ट्वीट था वो कम से कम 500 रिट्वीट हुआ, हजार से ज्यादा लाइक हुआ, तो उन्होंने देखा एक और लड़की है, कहां से इनिशिएट हो रहा है, तो ये बिल्कुल कोई ना कोई तो डोर खींच रहा है ना। देखिए, जैसे आपने कहा कि आपका वेरीफाई नहीं है, मैंने जब उमर खालिद जेल गया तो मैंने कहा उमर खालिद का जो जेएनयू का स्टूडेंट था उसका अकाउंट वेरीफाइड है, और जो वहां के वीसी हैं उनका अकाउंट वेरीफाइड नहीं है। कैन यू इमेजिन? मतलब एक स्टूडेंट यूनियन के बच्चे का अकाउंट वेरीफाइड है, जो कैसे कैसे केसों में पकड़ा गया है, और भी दिल्ली राइट्स के उसमें उस पर जांच चल रही है, उसका अकाउंट वेरीफाइड है। शैला रशीद का अकाउंट वेरीफाई है, कन्हैया कुमार का अकाउंट वेरीफाई है, लेकिन जगदीश मामडिला जो वीसी रहे पिछले 3 साल, अब उनका कार्यकाल खत्म हो रहा है, आईआईटी के खड़गपुर के कानपुर के प्रोफेसर, कल उनसे मेरे ट्वीट पे कुछ बात हो रही थी, इन लोगों का अकाउंट वेरीफाई नहीं, तो कोई पॉलिसी नहीं, जिसने थोड़ा, जैसा विकास ने कहा कि भीम आर्मी के 4 लोग पहुंच गए तो डर के मारे उनका कर दिया, मतलब रैंडमली, मतलब हलवाई की दुकान है, जिसने थोड़ा जोर से बोला उसको सस्ता दे दिया, जिसने नहीं, लेफ्ट वालों ने, हाँ लेफ्ट वालों ने, मतलब जिसने भी मतलब थोड़ी सी ताकत लगाई, जिसने बोला उसका कर दिया, और उसमें भी एक बायस है, साफ पता लगता है। जैसे आपने कहा शैडो बैनिंग, मतलब मेरे ट्वीट के ऊपर 5-5 हजार रिट्वीट हो जाते हैं, लेकिन फॉलोअर इतने सारे लोग रिट्वीट कर रहे हैं, फॉलोअर 25,000 पटका हुआ है, धीरे वो बढ़ता है तो 200, 500, 100, कभी कम भी हो जाता है, तो वो साफ पता लग रहा है। और बालक से लेफ्ट के लोग हैं जो कुछ करते नहीं है, उनके जीवन में उनको कोई अचीवमेंट है, उनके लाख पे पहुंचे हुए हैं, उनको तो पता तो है। देखिए, वो एल्गोरिथम उन्होंने किसी को बताया ही नहीं है प्राइवेसी के चक्कर में, वो एल्गोरिथम में पता लगे कैसे वो बैन करते हैं, कैसे उसका एक बेसिक ऑडिट भी हो जाए। देखिए, यूएस में तो आपको पता है कि मार्क जकरबर्ग से लेकर हर व्यक्ति को कितना बड़ा फाइन पे करना पड़ रहा है ना। बस हमारी सरकारों को और इसमें लीगल फ्रेमवर्क में भी और सरकारी फ्रेमवर्क में इनको पुश करना पड़ेगा। ये लोग अच्छे प्लेटफॉर्म्स है, जैसे आपने कहा, इनसे हम लोगों को आवाज भी मिली है, ऐसी बात नहीं है, वो क्रेडिट तो देना पड़ेगा, लेकिन अब ये लोग डर गए कि इतनी आवाज कैसे मिल गई इन लोगों को। अच्छा, तो मैं आपको इसमें एक चीज बोलूंगा, अगर रश्मि लेफ्ट की होती ना, उसने देश के खिलाफ कुछ किया होता ना, इसको रिजाइन करने को मिलता, वहां पे सेलिब्रिटी बन गई होती, अभी उसका वेरीफाइड होता, 100% वेरीफाइड होता, उसका ब्यूटी का वेरीफाइड होता, हर एक चैनल पे डिबेट होता, सीएनएन में भी डिबेट उसको बुलाया जाता। मैं 100% कह रहा हूँ कि नहीं, मैं उससे आगे की बात कह रहा हूँ। रश्मि सेलिब्रिटी होती है, उसको कुछ बहुत अच्छी कहीं से फाइनेंशियल हेल्प भी मिल रही होती है, वो कहीं बैठी होती है, और उसको हो सकता है कि फिर पढ़ने की जरूरत भी ना पड़ती है। क्या रश्मि, क्या मामला है ये पूरी मतलब आइडियोलॉजी की जो पूरी लड़ाई है वहां पर, जो इतनी मतलब टिल्टेड है, इतनी वन साइडेड लगती है, उसके बारे में क्या कहना है? और मेरा एक सवाल और ये भी है कि जब आप वहां पर थी, जहां वहां पर
जो भी इंडियंस थे, जो भी हिंदू लड़के लड़कियां और स्टूडेंट रहे होंगे, क्या वो सपोर्ट में आए? उनका रवैया कैसे रहा? हाँ रश्मि, मैं भी पूछ रहा, आपको इतने सारे लोगों ने वोट किया तो उन्होंने क्या वोट किया था? आई मीन दे कम फॉर द सपोर्ट और नॉट? Yes, they actually did come to my support और कई लोग तो मेरे publicly post पे कमेंट करने लग गए। तो ये जो woke mob थी वो उनको personally attack करने लग गई और उनको उनके पद से उतारने की कोशिश की, क्योंकि they were holding some positions within the college and within the university, so they were asked to resign from there, and you know it got so vicious कि उनको अपना कमेंट डिलीट करना पड़ा और मुझे पर्सनली मैसेज करके ये बोलना पड़ा कि सॉरी रश्मि, हम इस वक्त आपको पब्लिकली डिफेंड नहीं कर सकते क्योंकि हमारे जान के पीछे ये लोग लग गए हैं, तो इसलिए they were forced to delete। और मुझे लगता है कि जो अच्छे लोग, अच्छे विचार के लोग हैं, ये ऐसे बाजार में फाइट करने नहीं आते क्योंकि उनके पास और भी काम होता है करने के लिए, और उनके लिए ये सब इट्स नॉट देयर डेली थिंग। और जब भी वो आते हैं दे कम टू वोट एंड दे कम फॉर चेंज, बट उनके पास ये ऑफेंड करना, डिफेंड करना, किसी को खींचना, किसी को ऊपर लेके ये करना, इन चीजों के लिए टाइम नहीं है क्योंकि वो कुछ अच्छा और प्रोडक्टिव कर रहे हैं अपने सोसाइटी के लिए। तो मुझे लगता है कि दैट इज द सैड रियलिटी ऑफ our society, that a very small minority but vocal minority gets to say and shape the narrative, whereas the pura ek there is a majority which still believes in what is right, but they don't have the time or the means to come and shout out there. So that is my perspective. एक चीज विकास मैं आपसे पूछूंगा आखिरी में, चूंकि हम लोग ये बात तो करते हैं कि ये प्रॉब्लम है, हमने ये भी मान लिया कि मतलब प्रॉब्लम ये है, सिम्टम्स ये हैं, हम ये भी मानते हैं कि हमें इन सब का जो एजेंडा है वो समझ में आता है, चूंकि इलेक्शन और लेजिटिमेट तरीके से और जो मतलब लोकतांत्रिक तरीका, जो डेमोक्रेटिक तरीका है उससे। इनफैक्ट आज देखिए सुबह से एक ट्रेंड चल रहा है, कल रात से चल रहा है कि स्वीडन की किसी संस्था ने इंडिया की डेमोक्रेटिक रेटिंग को गिरा दिया है। उनको लगता है कि अभी डेमोक्रेटिक वो नहीं हुआ, ये ऑटोक्रेटिक कुछ हो गया है, मतलब उस पर चल रहा था कि ऐसा को भी वो लोग बढ़ा देते हैं। मतलब सीरियसली मैं शॉक हूं इस चीज को देख के। लेकिन मेरा सवाल इस पर दूसरा है, मेरा सवाल ये है कि वो सभी लोग ये तो मानते हैं कि हमारे आपके दोस्त भी हैं, परिवार के लोग भी हैं, वो ये तो मानते हैं कि ये देखिए बहुत ही मतलब एक इस तरह के लोग हैं जो कि इस तरह की चालाकियां कर रहे हैं, इस तरह का पूरा एक कैंपेन चला रहे हैं। लेकिन हमारे यहाँ बहुत से लोग, जिनको मैं कहता हूँ अर्जुन ग्रंथि से परेशान होते हैं कि अरे यार मैं क्यों पढ़ूंगा इसमें, अरे ये बहुत फियर्सली रिटेलिएट करते हैं। तो लेट्स नॉट गेट इनटू दिस मड, लेट्स नॉट, दूर रहते हैं, कोई बात नहीं, वो जानते हैं सब कुछ। ऐसे लोगों को सोशल मीडिया पर अगर अपनी बात रखने के लिए क्या करना चाहिए? तो थोड़ा दूर रहते हैं, कहते हैं कि हाँ मुझे पता है ये सब लोग ऐसा कर रहे हैं, लेकिन यार नहीं पढ़ते इसमें। क्या ऐसे लोगों को आगे आना चाहिए? आपका अनुभव क्या कहता है विकास? नहीं, उनको तो आना चाहिए और इसका सॉल्यूशन बहुत जरूरी है खोजना, क्योंकि इतना वेल ऑयल्ड रहता है। जैसे रश्मि ने बोला कि लोग माइनॉरिटी होते हैं लेकिन इनका वोकल बहुत होते हैं, वोकल भी नहीं होते हैं, इनके पास बहुत सपोर्ट भी सिस्टम बहुत स्ट्रांग रहता है। कोई भी छोटा सा स्टोरी, जैसे एक रश्मि का एक कोई स्पेलिंग मिस्टेक को लेके उन्होंने इसको एंटी जूइश बना दिया, पूरे के पूरे इनके खिलाफ प्रोपेगेंडा लगा दिया, और कोई पढ़ेगा भी नहीं, हेडलाइन पढ़ के लोग ओपिनियन भी बना लेते हैं कि इसने कुछ एंटी जूइश 5 साल पहले कभी पोस्ट किया होगा। तो ये ऑब्वियसली लोगों को सामने आना चाहिए, लेकिन ये प्रोपेगेंडा सिर्फ अनुराग जी सामने आके ही नहीं होगा। आम जनता समझती है, मतलब कि जो हिंदी भाषी या जो मातृभाषा के जो लोग हैं वो समझते हैं, तभी ना हम पिछले कई सालों से राष्ट्रवादी सरकार आ रही है और रूल कर रहे हैं नरेंद्र मोदी जी। लेकिन जो इंटेलेक्चुअल जो डायस्पोरा है, जो स्टूडेंट्स हैं, जो यंगस्टर्स हैं, जो इंस्टाग्राम पे ज्यादा एक्टिव है। अब देखिए इंस्टाग्राम में एडमिन्स होते हैं, एक पोस्ट का 5,000 10,000 लेते हैं। मैं क्योंकि इसी फील्ड में हूं तो मैं जानता हूं कि वो पोस्ट पैसे लेके ही करते हैं, या तो फन के करेंगे, फन वाले करेंगे जिससे उनके फॉलोअर्स बढ़े, या किसी कॉर्पोरेट्स को पोस्ट करेंगे या कोई कॉज को प्रमोट करेंगे, टेकिंग मनी। इतने ज्यादा पैसे इस समय डल रहे हैं हमारे इंडिया के, मतलब कि टू बी स्पेसिफिक मोदी जी के खिलाफ। किसान आंदोलन में मतलब वो दिखाएंगे, क्या कहते हैं कि वो जाके किसी पुलिस वाले को चाय पिला रहे हैं, वो फोटो हर इंस्टाग्राम वाले में चली गई, एक ही कैप्शन, एक ही तरह का। मुझे पता सब पेड कैंपेन है। वहीं जब वो तलवार लेके मार रहे हैं उसकी कोई रेफरेंस नहीं, ठीक है। मतलब इतना ज्यादा इसमें
पूरे प्रोपेगेंडा में पैसे लगे हुए कि मुझे लगता है कि इसके लिए बहुत सोच समझ के आपके जैसे लोगों को सामने आना पड़ेगा, सब लोगों को सोच करना पड़ेगा इसको काउंटर कैसे करें, क्योंकि बहुत बड़े स्केल पे हो रहा, वेरी वेल फंडेड, और इसका सॉल्यूशन ना केवल टेक्निकल निकालना पड़ेगा बल्कि स्ट्रेटेजिक रूप में इसको एक होके निकालना पड़ेगा, क्योंकि लोग बोलते हैं उनके खिलाफ, लोग कमेंट करते हैं, ऐसा जरूरी नहीं कमेंट करते हैं इससे डरते हैं लोग, इससे करते, कमेंट करने वाले हमारे पास हैं, लेकिन जो सो कॉल्ड ओपिनियन मेकर्स हैं, जो इंस्टाग्राम के एडमिन्स हैं, ट्विटर के जो पॉलिसी होल्डर्स हैं, इनको कैसे कंटेन किया जाए, अपने पॉलिसी होल्डर्स को, वोकल लोगों को कैसे प्रमोट किया जाए, उनको सेलिब्रिटीज कैसे, जैसे आई डेफिनेटली वांट रश्मि टू बी इंटरव्यूड इन ऑल काइंड ऑफ राज्यसभा, लोकसभा, जितना भी हमारे पास स्ट्रेंथ है उसका इंटरव्यू लेके उसको एक सेलिब्रिटी स्टेटस, हम लोग की जिम्मेदारी है कि हम लोग इसको बनाए कैसे भी, क्योंकि शी इज आवर गर्ल, आवर सिस्टर, शी हैज फॉट फॉर द कॉज, शी हैज सफर्ड बिकॉज ऑफ अस, एंड जेन्युइन रीजन है। इस तरह का हम लोग को आगे बढ़ के इस तरह के लोगों को प्रमोट करना पड़ेगा, आगे बढ़ाना पड़ेगा, और ये इनबिल्ड होनी चाहिए, जो उनके में इनबिल्ट है, कोई कहता नहीं है उसमें, कोई जॉर्ज सोरोस बोलता होगा तभी ऐसा हो रहा है, ऐसा नहीं है, ही इज जस्ट वन पार्ट ऑफ द टूल। क्या इस तरह का हम लोग you rightly said it's a very well oiled पूरी सिस्टम है, इकोसिस्टम है, they keep supporting, they start supporting at the moment they get to know। ये बात तो एग्री करोगे शांतनु कि यहाँ पर जो राष्ट्रवादी जितने मान लीजिए इन्फ्लुएंसेस में है, they live in silo, they live in very isolation, they will not support Shantanu, probably will not support Vikas and Rashmi, ये एक है, उधर से तो तमाम ऐसे लोग हो जाते हैं। मैं उनको ये एडवांटेज भी दूंगा अनुराग जी, क्योंकि उनका इकोसिस्टम बड़ा पुराना है और हर जगह है, जैसे मैंने पहले कहा, वो यूनिवर्सिटी में भी है, वो चैनलों में भी है, वो रिटर्न वेबसाइट्स में भी है, वो बड़े बड़े जो अवार्ड्स मिलते हैं उनकी जो फाउंडिंग टीम है उसमें भी है, वो बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज की चेयर में भी है, मैं खुद बाहर पढ़ा, मेरे बहुत सारे मित्र हार्वर्ड ऑक्सफोर्ड से आते हैं, तो वो हर जगह वेल ऑयल्ड है। तो जैसे वो कहते हैं यू स्क्रैच माय बैक एंड आई स्क्रैच योर्स, तो बहुत वेल ऑयल्ड सिस्टम है हर जगह से, जितने भी अभिव्यक्ति के क्षेत्र हैं वो सब में वेल ऑयल्ड है। तो इधर से वो एक मूवी बना देंगे, इधर स्टैंड अप कॉमेडियन उसका पॉइंट ले लेगा एक, फिर 4 ट्वीट हो जाएंगे, एक न्यूज आइटम चल जाएगा, तो वो ऐसा कर देंगे आपको। ऐसा जब चारों तरफ से एक चीज दिखती है, एडवर्टाइजमेंट में क्या कहते हैं कि भाई एक ही चीज को जब 10 बार देखते हैं आपको लगता है यही वैलिड है, शाहरुख खान भी वही बेच रहा है, उधर मूवी में ही वही है, न्यूज में ही वही चल रहा है, विदेश वाले भी वही बोल रहे हैं, एक वीडियो भी चल रहा है हिंदी का, तो शायद यही ठीक होगा। तो जैसा विकास ने कहा कि भाई पैसे देके बहुत सारे कैसे इन्फ्लुएंस क्रिएट कर देते हैं, हमारी ओपिनियन बना देते हैं, लेकिन ये भी है कि देखिए उनका एक सिस्टम था, वो अपने जीवन में बहुत खुश थे कि जैसा हम कहते हैं वैसा चलता है। पिछले 6-7 साल से आप सब हम लोगों ने आके उनका थोड़ा सा, उनकी जो पार्टी है वो खराब कर दी है, तो अब बहुत सारी चीजें, तो अब वो और सतर्क हो गए, तो वो और उन्होंने अपना इकोसिस्टम टाइट कर दिया। अब टूल किट्स बनने लगी है कि भाई योगा और चाय को थोड़ा गिराओ, मार्केट ना बनने दो, इस देश को बढ़ने ना दो। फिर उनको एक नरेंद्र मोदी जैसा व्यक्ति मिल गया है जो उनको छोड़ ही नहीं रहा है, वो अच्छे काम पे अच्छे काम करे जा रहा है, वो भारत के पासपोर्ट की वैल्यू बढ़ाया जा रहा है। तो उन्हें क्या करना पड़ता है, स्वीडन के रैंडम से सर्वे को लेकर राहुल गांधी से रिपीट करवाना पड़ता है कि भारत की डेमोक्रेसी कम हो गई भाई। आज भी आपको पता है इलेक्शन, भारत का इलेक्शन कमीशन बहुत सारे इलेक्शन कमीशन को कंसल्ट करता है, भारत का इलेक्शन कमीशन को चुनाव का पर्यवेक्षण करता है बहुत जगह जाके, भारत में कैसे इलेक्शन होते हैं, अमेरिका में कैसे इलेक्शन हुए इस बार, और भारत में बिहार जैसे इतने एक तरह से सोकॉल्ड पिछड़े जगह में कैसे इलेक्शन हो, कंपेयर कर लीजिए। अमेरिका का इलेक्शन कोई यूएस इलेक्शंस के दौरान ये चर्चा हुई थी ना कि इंडियन इलेक्शन कमीशन फार बेटर देन यूएस वन, फार बेटर देन यूएस। डेमोक्रेसी किसकी ज्यादा है किसकी कम है वो तो है भाई, किसने अच्छे कपड़े पहन रखे, कौन दिखता अच्छा है, किसने अपनी बात कह दी है। एक मैं आखिरी बात कह के अपनी बात खत्म करूंगा। हाउस ऑफ कार्ड्स बोल के बड़ा प्रचलित एक ओटीटी प्लेटफॉर्म पे धारावाहिक है, उसका 4था-5वां सीजन आ चुका है, मैंने देखे उसके 2-3 सीजन, और उसमें सब कुछ है जो राजनीति में हो सकता है, मतलब वैचारिक रूप से ड्रग्स, पैसा, इन्फ्लुएंस करना, एनजीओ बाजी, सब कुछ था। तो मैंने अपने कुछ जो विदेशी मित्र थे, विदेशी मूल के अमेरिकन मित्र थे, उनसे पूछा कि भाई ये ऐसे ही बना दिया है, अरे ये कम है, अमेरिका की राजनीति इससे भी कई घृणित है। तो हमें ऐसा लगता है कि हमारे ही ऐसा है ना, हम ऐसा, क्योंकि हमारे लोग शायद कुर्ता पजामा पहनते हैं, इंग्लिश नहीं बोल पाते हैं, तो वो वही बात कोट पहन के करते हैं, हम हमारे यहाँ वैसे होती है। तो आई थिंक हमें एज अ कंट्री ऑल्सो अपनी ब्रांडिंग देखनी होगी। बीबीसी की आधी खबर तो यूके के बारे में नहीं होती है, भारत में क्या चल रहा है, अफ्रीका में क्या चल रहा है, चीन में क्या चल रहा है, उसके बारे में होती है। तो हमारे पास ऐसे भारतीय चैनल होने चाहिए जो भारत में बैठ के विदेश पर कमेंट्री करे। तो थोड़ा वियॉन में देखता हूँ, पलकी का शो है, मुझे बड़ा अच्छा लगता है, वो भारत में बैठ के करती है कि भाई यूके में क्या गड़बड़ चल रही है, सीरिया में क्या गड़बड़ चल रही है, वो भी हम भी बताए ना, वो हम ही अपनी गड़बड़ क्यों सुनते रहे, हम तो टेबल इज टर्निंग स्लोली, बट ओके, टेबल इज टर्निंग स्लोली। इसमें और धन, इसमें और रिसोर्सेज, जैसा सरकार का और दबाव, सरकार की और नीतियां, और ऐसी सरकारें कई दशकों तक रहे, तब मेरे ख्याल से मामला पलड़ा बराबर आएगा। अभी तो पलड़ा सरकारें बनने के बाद भी हमारे फेवर में नहीं।
Rashmi, finally, I mean, are you still very resolute, very firm on your thoughts and your ideas, और थोड़ा shaky हुआ है? क्या thought आया इसके बाद में, इतना attack होने के बाद, resign करने के बाद? Because your story would be very inspirational to the people who are, I mean, at least developing the guts to stand. Well, I think I'm one of those Indian women who've got, bones of steel. So my resolution, everything is very firm. So there can be sometimes, when the attack gets too much, and I might take some time to, come back, because I took a break of 1 week after coming back to India before I responded. But I will respond and I will stand my ground. You can expect that from me. अच्छा, पेरेंट्स का, फैमिलीज का या फ्रेंड्स का जो यहाँ पर थे आपके अपने होम टाउन में, उनका क्या रिएक्शन रहा? They've all been very supportive, क्योंकि वो लोग मुझे जानते हैं और मुझे बचपन से जानते हैं, and they're very proud of me. So yeah. ओके. विकास, एक और सवाल आपसे कि चूंकि अब ये तो हमने कंसर्न की बात तो कर ली है, लेकिन कोई और ऐसी स्ट्रेटजी भी जिसमें कि जैसे मैंने पूछा था शांतनु से कि हम लोगों के यहाँ बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि सपोर्ट नहीं करते, अगर उनको गलत लग रहा है कि कह सकें, मैं बल्कि इनफैक्ट जानता हूं कि पेट्रोल प्राइसेस पर तमाम राष्ट्रवादी लोगों ने सरकार को भी क्रिटिसाइज किया है, लेकिन द मोमेंट आप उधर कह दो उनकी बात तो फिर उनको लगता है कि नहीं ये तो भक्त हैं, गोदी मीडिया है। ऐसे लोगों के लिए क्या कुछ आपके हिसाब से स्ट्रेटजी होनी चाहिए फॉर कंसोलिडेशन, फॉर ए लार्जर इकोसिस्टम? अनुराग जी, जैसे जो मिडिल लेवल इन्फ्लुएंसर्स हैं, मैं अपने आप को तो मिडिल लेवल कहूंगा, इस तरह के लोग हैं, और जो हमारे साथ पैरेलल या यंग लोग जुड़ते हैं, नॉट जस्ट ट्विटर, इंस्टाग्राम, उनको आपस में बातचीत करते रहना चाहिए। अगर दिल्ली में मिलना, जैसे अभी तो खैर पेंडेमिक के बाद कभी मिलना हो, जूम कॉल्स में मिलना, ऐसे काफी मैंने देखे, इसी से बॉन्डिंग बनती। प्री 2014 के जो लोग थे उस समय, 2014 तक जो बॉन्डिंग थी, जो इन्फ्लुएंसर्स की आपस में जान पहचान थी, भाई मतलब एक तरीके से नहीं था, एक ही तरह से क्या कहते हैं, हम लोग बात करते थे, मिलते रहते थे, कभी 11 शो का, कभी इधर चाय कॉफी के लिए मिलना शुरू कर देते थे, तो उसका बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ता पॉजिटिव। तो उनको डिबेट्स में आना पड़ेगा, इनफॉर्मली मिलना, चाय मिलना, तो ये चीज मेरे को कोई ना कोई, मुझे लगता है कि अगर पांचजन के माध्यम से या इस तरह के किसी भी तरीके के माध्यम से अगर हम लोग को इस तरह का सपोर्ट मिल जाता है जो आपस में बातचीत कर सकें, तो बहुत अच्छा ये पॉजिटिव कैटलिस्ट की तरह काम करेगा। ओके, और यही बात शांतनु, ये कि अभी तो खैर थोड़ा थोड़ा ओटीटी पर भी सरकार की नजर गई है, क्योंकि उधर ये सब डिस्कशन है कि सरकार बहुत कुछ कर रही है, वहां पर जिस तरह का एक डिबेट हुआ था। मैं सवाल इसलिए भी पूछ रहा हूँ क्योंकि न सिर्फ सोशल मीडिया बल्कि ओटीटी पर जिस तरह से हिंदू देवी देवताओं को लेकर एक रवैया रहा है, उस पर सरकार ने कहा कि ऑब्जेक्शनेबल कमेंट है, आप कम से कम कुछ काम करिए, वहां भी दर्द शुरू हो गया है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, मैं इतनी सारी डिबेट कर चुका हूँ, अभी बरखा दत्त के चैनल पे मैंने किया था, और लोग ऐसा कह रहे थे कि ऐसा हो कैसे सकता है। मैंने कहा सेंसर बोर्ड तो पिछले 70 साल से बना है, आपने कुछ नहीं बोला, आपकी सारी पिक्चरें उसी के थ्रू माध्यम से आती हैं। ओटीटी भी कोई भी चीज जो बहुत सारे लोगों पे पहुंचती है, अगर वो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन क्रिएट करती है तो सरकार को आना पड़ेगा। कल दंगे हो जाएंगे तब भी आप सरकार पे कहेंगे अरे सरकार बीच में नहीं आई, तो सरकार को तो देखिए जो भी चीज बड़े मीडियम तक पहुंच रही है उसको सरकार को उसमें एक अपना रोल प्ले करना ही पड़ेगा, ना तो सरकारों का रोल क्या है। तो ठीक कह रहे हैं, मतलब नीतियां आएंगी और सरकारों को भी इसमें थोड़ा ब्रेजन भी होना पड़ेगा, क्योंकि इसमें जैसे ही ओटीटी पे आएगा, अरे ऐसा कैसे होता है, आप तो मजाक भी नहीं कर सकते, मुनव्वर फारूकी जेल में चले गए, वो दिखा रहे हैं कि राम जी स्टेज पे गाली दे रहे हैं, तो अरे ऐसे आप तो जोक भी नहीं मार सकते भारत में, तो वो ऐसे आपको बहुत ज्यादा पुश करने की कोशिश करेंगे, तो पुश होने की जरूरत नहीं है। आई थिंक अपने लोग भी कई बार जल्दी बहकावे में आ जाते हैं, जैसे विकास ने कहा, अपने लोग भी आ जाते हैं कई बार बहकावे में, ऐसा पुश होने की जरूरत नहीं है। वो जोक नहीं मार रहा था, वो वहां पे हिंदू देवी देवताओं की बुराई कर रहा था, उन पे मजाक मौखौल उड़ा रहा था, और उस पे बाहर जाके क्या पता उसी को पीट देता, वहीं पे लॉ एंड ऑर्डर के इशू हो जाता, कोई हिंदू आदमी उसको थप्पड़ मार देता, वहीं पे हिंदू मुसलमान के दंगे शुरू हो जाते। तो भाई आप जोक करो, आपको फूहड़ जोक बनाए बिना, हिंदू देवी देवताओं के जोक बनाए बना के हंसा नहीं सकते आप किसी को। तो जैसे आप ओटीटी, क्योंकि उनको पता है वो बिक रहा है, कुछ सर्टेन क्लास में बिक रहा है, तो उसको वो बेचने की कोशिश कर रहे हैं, ये मार्केटिंग स्ट्रेटजी भी हो गई है। तो मैं सरकारों को भी मेरे ख्याल से बिल्कुल फर्म होके, जो हो भी रही है, जैसे इन्होंने 370 हटाया, जैसे सीए पे कानून आया, ऐसे भी बिल्कुल फर्म होके इन पे कानून बनने ही पड़ेंगे। और देशों में भी ऐसे कानून हैं, जैसे फ्रांस के राष्ट्रपति ने बोला एकदम से कि भाई इस्लाम इनके कब्जे में आ गया, जो वहाबी है उनके कब्जे में आ गया और इसको बचना चाहिए। और जैसे आपने कहा मलेशिया के और टर्की के राष्ट्रपतियों ने
उसके खिलाफ बोलना शुरू करा। लेकिन अब इसके खिलाफ बोलना शुरू करना पड़ेगा सरकारों को भी और आम जनता को भी, और जैसा विकास ने कहा, इन सबको मिलते रहना पड़ेगा, क्योंकि जो पुराना सिस्टम, बहुत पुराना इकोसिस्टम है, वो आपस में मिलते हैं। अगर अनुराग आपको याद हो, हम लोग जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल में मिले थे। जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल में 300-400 लेखक बुलाए जाते हैं, उसमें से 15-20 हम जैसे लोगों को इसलिए बुलाया लिया जाता है जिससे उनपे पक्षपात का आरोप ना लगे। अरे वो शांतनु भी आए थे, देखिए वो हितेश जी भी आए थे, वो अनुराग भी आए थे, वो 4-5 नाम ऐसे गिना देते हैं ऐसे छींटे की तरह, जैसे वो धनिया डाल देते हैं थोड़ा सा ऊपर सब्जी में, ये देखो उनको वैसे धुलाई करेंगे, उनका इरादा शायद धुलाई का भी होता है कि उनको बुला के हम थोड़ा सा बोलेंगे। बिल्कुल ऐसा भी करते हैं, वो 6 के पैनल में आपको बिठा देंगे बीच में, उसमें आपको 5 मिनट बोलने का मौका मिलेगा, और उसमें फिर आपको भी ऐसा दिखाएंगे कि आपके पास तो तर्क ही नहीं है। तो ये सारे एक चीज और, एक फाइनल कमेंट, क्योंकि वो थोड़ा उसमें है, क्योंकि हम हिंदू अभिव्यक्ति के, मतलब हिंदू पूरा जीवन दर्शन को लेकर ही सारी अभिव्यक्ति की आजादी की डिबेट है, और हमने इस्लामोफोबिया फिर हिंदूफोबिया के बारे में बात किया। रश्मि, एक फाइनल कमेंट, यूके सोसाइटी क्या इन जनरली आफ्टर 2014, जब से वहां पर शरणार्थियों वाला एक बड़ा प्रॉब्लम यूरोप में आया, वो जर्मनी में है, वो यूके में है, वो यूरोप के बहुत से और देशों में भी है, क्या वहां पर कुछ इस तरह का माहौल बदला है जिस पर कभी यूके बड़ा प्राउड किया जाता था? I don't think that anything is influenced by these situations. जो था वो तब भी था, अब भी है। जब अपॉर्चुनिटी मिल जाता है तो they find a way to express it. तो आई थिंक कि माहौल तो सेम ही है। तो ऐसा है कि जब आपको अपॉर्चुनिटी मिलता है तो ऐसे विचार वाले मतलब बाहर आ जाता है। तो आई फील लाइक इट्स दैट there's no thing as a change because of anything, but it's just there in the society. ओके, चलिए, उम्मीद है कि ये एक मतलब एक समझ पैदा होगी, खासकर वो तमाम लोगों में जो कि लोकतंत्र में भरोसा करते हैं, अपने धर्म में भरोसा करते हैं, और खासकर सिर्फ अपने धर्म की बात करना शुरू किया है कुछ लोगों ने, चाहे हिंदू जीवन दर्शन की बात हो। अधिकांश लोग सिर्फ अपनी जो अच्छाइयां उनकी बात कर रहे हैं, लेकिन उसको नाम पर पूरा जो डिबेट, पूरा कैंपेन चला है हिंदू फोबिक के नाम पर, इस्लामोफोबिक के नाम पर, कि देखिए ये लोग सिर्फ अपने बारे में बात कर रहे हैं, इस्लाम को क्रिटिसाइज कर रहे हैं, या फिर अभिव्यक्ति की आजादी इनको नहीं हो रही है। सरकार में खासकर ऐसा हुआ है। उम्मीद है कि ये सब चीजें समझ में आएंगी और एक कंसोलिडेशन बढ़ेगा उन लोगों में जो कि देश के खिलाफ इकट्ठा हुई इन ताकतों के खिलाफ भी इकट्ठा होंगे। और जैसा कि विकास ने भी कहा कि अभी जरूरत इस बात को लेकर भी है कि सभी लोग साथ में आए और एकजुट हों, और जो बात शांतनु ने भी कही, क्योंकि ये मांग अब उठी है। इसी प्लेटफॉर्म ने एक आवाज उन लोगों को भी दी है जो कि अब तक दबे रहते थे, पीछे रहते थे, या फिर नहीं बोलते थे। और शायद रश्मि सामंत की इस घटना के बाद कुछ और नींद से जागेंगे और शायद इसके खिलाफ खड़े हो पाएंगे। बहुत धन्यवाद रश्मि हमसे बात करने के लिए। शांतनु, शुक्रिया आपका भी, और विकास आपका भी बहुत धन्यवाद। तो शब्दोत्सव के इस मंच पर पांचजन की इस प्रस्तुति पर आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है कि ये चर्चा आपको पसंद आई होगी, क्योंकि हमने यही जानने की कोशिश करी कि हिंदू धर्म के खिलाफ कुछ, हिंदू धर्म के बारे में कुछ भी बात लिखने में भी रश्मि सामंत को इस तरह का हैरेसमेंट झेलना पड़ता है कि ऑक्सफोर्ड में छात्र संघ का चुनाव जीतने के बाद उनको इस्तीफा देना पड़ता है। उनके कुछ पुराने ट्वीट्स को, उनकी कुछ पुराने चीजों को निकालकर उन पर इस तरह का आरोप लगाया जाता है। तो फिर कहीं भी हो सकता है जो अब तक बड़े बड़े अलंबरदार बने हुए थे अभिव्यक्ति की आजादी के, वो भी एक तरह से कहें कि छुपे रुस्तम निकले हैं। जरूरत इस बात की है कि हम इस बात को समझें, अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करें, अपने कहीं ना कहीं रास्ते पर टिके रहें और ऐसे लोगों के खिलाफ जमकर आवाज उठाएं। नमस्कार।